अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, मतलब आराम आराम से इत्मीनान से पढ़ेंगे, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक, ओके। तो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा 12th फिजिक्स में क्या है उसका ब्रेकअप समझा देता हूँ। ठीक, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारी 12th क्लास की फिजिक्स है, सबसे पहली बात तो ये है कि 11th क्लास की फिजिक्स से आसान है। ठीक है, मतलब सही में आसान है, ऐसा ऐसे हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, सही में आसान है। 12th फिजिक्स में 3 यूनिट है। पहला यूनिट आप इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म बोल लीजिए, या इसी को इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। ठीक, जो दूसरी यूनिट है वो है ऑप्टिक्स, और तीसरी जो यूनिट है वो है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है भाई। अब सुनिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा टफर साइड की चीज है 12th फिजिक्स में। ठीक है, अभी बोला आसान है, फिर बोल रहा हूँ टफ है। तो इन तीनों में जो टफ है वो ये है। ठीक है, इन तीनों में टफ है से मेरे कहने का मतलब है, चाहे वो जेई मेन हो, एडवांस हो, या इवन नीट हो, जो अच्छे सवाल होते हैं, मतलब कि आपने पढ़ाई लिखाई किया, हो सकता है कि इसके सवाल आपसे पेपर में ना बने, तो वो यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बस इतनी सी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको थोड़ा सा आप टफर साइड स्टार्टिंग से मानकर चल सकते हैं। मतलब इसके कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके की होनी चाहिए, इस पे प्रैक्टिस अच्छे लेवल का होना चाहिए। ठीक, एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 1 to 9 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सेक्शन है। ठीक है, एनसीईआरटी या एसएल या प्रदीप कोई सा भी आप बुक लेंगे तो उसके 2 पार्ट होते हैं ना, तो वो एनसीईआरटी पार्ट नंबर 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। ठीक है, टोटल 9 चैप्टर्स इसमें पढ़ना है। पहले स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो रेस्ट पर रहेगा, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे, और फिर उसके बाद चार्ज पार्टिकल मोशन में आ जाएगा तो वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात सही है। दूसरा ऑप्टिक्स है, तो ऑप्टिक्स को आप कह सकते हैं कि, अच्छा एक बात और, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट है। प्री रिक्विजिट यानी कि इसी में थोड़ा बहुत 11th का हल्का फुल्का सेक्शन यूज हो सकता है। क्या यूज हो सकता है? प्री रिक्विजिट क्या है? प्री रिक्विजिट क्या है? तो प्री रिक्विजिट है आपका थोड़ा बहुत काइनेमेटिक्स, थोड़ा बहुत काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन हुआ तो इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरीके से लगाते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं हुआ तो किस तरीके से इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करके अपना काम चलाएंगे। ठीक, दूसरी बात, थोड़ा बहुत आपको वर्क पावर एनर्जी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ही प्राइमरली इसमें आपका यूज होने वाला है। ठीक है, मतलब कि वर्क पावर एनर्जी का कॉन्सेप्ट यानी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पता है ना कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कोई वर्क नहीं होगा, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। बस इतनी सी बात, आगे चल के हो सकता है यूज हो जाए। हो सकता है इसमें, हो सकता क्या होगा कि इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, बस एक तरीके से ये कह सकते हैं कि यही प्री रिक्विजिट है, 11th क्लास की फिजिक्स का थोड़ा बहुत पोर्शन इधर यूज होगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑप्टिक्स के बारे में। तो एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 एंड 11 इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स है क्या? क्लास 10th में आपने पढ़ा है, फिजिक्स की वो ब्रांच है जहां पर लाइट के मेथड ऑफ प्रोपगेशन या प्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। तो ऑप्टिक्स को भी हम लोग फर्दर कैटेगराइज कर देते हैं 2 ग्रुप में। एक होता है हमारा रे ऑप्टिक्स और दूसरा होता है हमारा वेव ऑप्टिक्स। रे से मेरे कहने का मतलब है जहां लाइट का प्रोपगेशन आपको स्ट्रेट लाइन पाथ में कंसीडर करना है, और वेव से मेरे कहने का मतलब है जहां पे लाइट का प्रोपगेशन क्रेस्ट रफ जैसा वेव जैसा कंसीडर करना है। ठीक है, रे ऑप्टिक्स जो है, ऑप्टिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से आसान है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से काफी हद तक आसान है ये। ठीक है, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपने पढ़ाई लिखाई किया, मतलब अच्छे से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस किया, तो पेपर में चाहे वो जेई मेन हो, एडवांस हो, नीट हो, यहां से आने वाले सवाल बनने वाले होते हैं। मतलब हार्डली कोई ऐसा सवाल मिलेगा कि आपका छूट गया या नहीं हुआ। ठीक है, तो यहां से वो चीज नहीं होती है। प्री रिक्विजिट की मैं बात करूं
प्री रिक्विजिट। तो एक तरीके से देखा जाए तो प्री रिक्विजिट इसमें कुछ भी नहीं है, प्री रिक्विजिट इसमें कुछ भी नहीं है, या आप ऐसा कह सकते हैं थोड़ा बहुत वेक्टर है, बस वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट हल्का फुल्का आना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। वो भी नहीं भी आएगा तो भी चल जाएगा, मतलब वहां पे भी हम लोग हल्का फुल्का डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जिसको 12th की फिजिक्स स्टार्ट करनी है तो वो या तो ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर सकता है या नहीं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से स्टार्ट कर सकता है, ठीक। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स से 12th की फिजिक्स स्टार्ट नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 से आगे वाला है। मॉडर्न फिजिक्स का नाम मॉडर्न फिजिक्स इसलिए है क्योंकि ये 19th सेंचुरी के बाद डेवलप हुआ है। ये आपका क्लासिकल या न्यूटोनियन फिजिक्स है, ठीक। तो इन तीनों में सबसे आसान यही मॉडर्न फिजिक्स ही है, ठीक। आसान, टफ, मॉडरेट के हिसाब से कैटेगराइज करें तो इसको टफ बोल दीजिए, इसको मॉडरेट बोल दीजिए, दिस इज इजीएस्ट। मॉडर्न फिजिक्स मोर और लेस काफी हद तक फॉर्मूला बेस्ड होता है। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15 जो है वो छोटे छोटे ही चैप्टर्स हैं, फॉर्मूला बेस्ड हैं। इसमें हम लोग क्या क्या चैप्टर्स पढ़ते हैं मैं हल्का फुल्का वो भी बता देता हूं। तो एक बार के लिए यहाँ पे आपने पढ़ा रे और वेव, मतलब लाइट के डुअल नेचर के बारे में पढ़ लिया एक तरीके से, लाइट का रे नेचर भी पढ़ रहे हैं, वेव नेचर भी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वही डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर पढ़ेंगे, फिर एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो काफी आसान चीज है, सबसे पहली बात है फॉर्मूला बेस्ड है मोर और लेस। और इसके लिए जो प्री रिक्विजिट है, इसके लिए जो प्री रिक्विजिट है वो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट। यानी यहां से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, स्टार्ट तो यहीं से करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कोचिंग वाले जैसे 13th वगैरह के लिए जो रिपीटर बच्चे होते हैं तो उनको यहां से भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, कि पहले ऑप्टिक्स थोड़ा सा लेंदी है तो इसीलिए पहले वही पढ़ लेते हैं। लेकिन हम लोग कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो, ठीक है। एनसीईआरटी चैप्टर नेम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ भाई, तो देखिए दो वर्ड आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो कहने का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी चीज जिसका लेना देना, जिसका रिलेशन इलेक्ट्रिक चार्ज से, ठीक। इलेक्ट्रो कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो कहने का मतलब है एनीथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक। और स्टैटिक्स का मतलब आपको पता है कि स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, रेस्ट। यानी इस पूरे यूनिट में या इस पूरे चैप्टर में जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है वो चार्ज रेस्ट पर रहने वाला है, ठीक है भाई। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो वही, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जो चार्ज के रेस्ट पर होने की वजह से जो उसकी प्रॉपर्टीज है उन्हीं सारी चीजों का डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं समझ गए। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है विच इज इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज। बता सकते हैं कुछ क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज तो सुनिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, चार्ज किसी बॉडी की, मटेरियल की एक इंट्रिंसिक या इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है। इंट्रिंसिक या इनहेरेंट प्रॉपर्टी कहने का मतलब है कि जैसे ये एक मैटर है, तो ये मैटर जब से एग्जिस्टेंस में है, जब से ये मैटर बना है तब से इसके पास कुछ इंट्रिंसिक या इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, मतलब इसके अंदर है, वो शुरुआत से ही है, ठीक है। क्या है वैसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, तो ऐसी दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, एक होता है इसका मास और दूसरा होता है इसका इलेक्ट्रिक चार्ज, समझ रहे हैं, ठीक है। तो चार्ज के बारे में लिखिएगा एक लाइन कि इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये एक इंट्रिंसिक या इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी मैटर की। अब आप बोलेंगे इस प्रॉपर्टी से होता क्या है, तो देखिए ये मास जो इंट्रिंसिक या इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इस मास की वजह से क्या होता था, आपने क्लास 11th में पढ़ा कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके पास अपना कुछ मास है। लेट अस से कि ये ऑब्जेक्ट कोई प्लैनेट है, तो यदि ये प्लैनेट है तो इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया था, अपने आस पड़ोस में एक फील्ड बनाया था। उस फील्ड का क्या नाम था, उस फील्ड का नाम था ग्रेविटेशनल फील्ड।
ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई दूसरा सिमिलर ऑब्जेक्ट आ जाता था जिसके पास अपना मास होता था, तो इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता था। याद आ गया? तो ठीक उसी तरीके से यदि ये बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर कुछ नेट चार्ज है, चार्ज को हम लोग या तो स्मॉल क्यू से या नहीं तो कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं इसके पास कुछ नेट चार्ज है, नेट चार्ज। तो चार्ज के होने की वजह से सिमिलरली ये अपने आस पड़ोस में एक फील्ड बनाएगा। ठीक है, इस फील्ड में क्या होगा? तो इस फील्ड में कोई सिमिलरली दूसरा लेट से पॉजिटिव नेचर का ही चार्ज आ गया, तो इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। कोई नेगेटिव नेचर का चार्ज आ गया तो इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स काम करेगा। ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इतना ही नहीं, बॉडी के पास चार्ज है, अंडर सम कंडीशन यहां पर यदि कोई एक मैग्नेट आ गया, लेट से वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सपीरियंस या मैग्नेटिक फोर्स भी क्रिएट करेगा। तो इन अदर वर्ड मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट है वो भी चार्ज की वजह से है, और जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी चार्ज पार्टिकल की वजह से ही होता है। कैसे होता है वो हम लोग डिटेल में देखते हैं अभी। तो इसमें आप एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, क्या कि ड्यू टू चार्ज बॉडी कैन क्रिएट or experience electromagnetic effects। ठीक है, चार्ज की वजह से ही बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक भी और मैग्नेटिक भी इफेक्ट क्रिएट करता है। सिंपल। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो चार्ज से रिलेटेड मैं एक दो बातें और कर लेता हूं, वो ये है कि इधर ही लिखता हूं कि जो चार्ज है वो एक स्केलर टर्म है। ठीक है, चार्ज क्या है? एक स्केलर टर्म है। ठीक है, यानी कि चार्ज को जोड़ने घटाने के लिए आपको कोई वेक्टर अलजेब्रा लगाने की जरूरत नहीं है। नेट चार्ज निकालना है तो सिंपल जो स्केलर मैथमेटिकल एडिशन होता है वही आपको लगाना होगा। ठीक है, चार्ज की जो एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट क्या है? तो एसआई यूनिट है कूलम। कूलम को हम लोग सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, अभी तो एक बार के लिए यही दो प्रॉपर्टी लिखिएगा। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टीज हम लोग अलग से डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, चार्ज वाली बात समझ में आ गई है। तो मैं समराइज करता हूं। बेसिकली किसी बॉडी के ऊपर यदि कुछ नेट चार्ज आता है तो वो अपने आस पड़ोस में इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी क्रिएट कर सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अभी एक बार के लिए इतनी जानकारी काफी है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिखिए, हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वन ऑफ द प्रॉपर्टी तो डिस्कस कर ही लिया, स्केलर है, ऐसा यूनिट समझ ही गए। चलिए, तो नेक्स्ट लिखिएगा इसमें क्या? पहली बात, पहला, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज का जो कैरियर है, दिस पॉजिटिव चार्ज इज कैरीड बाय प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स क्या है? तो प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर बैठा एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है ना। जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है, तो प्रोटॉन पर चार्ज हम लोग प्लस ई से डिनोट करेंगे। न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम के बराबर का होता है। ठीक है, आप चाहें तो मास ऑफ प्रोटॉन भी ध्यान रख सकते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। वैसे रखने की कोई जरूरत है नहीं, बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज सिर्फ प्रोटॉन पर ही होता है। यदि मैं एक बार के लिए बोलूं कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसका नाम है अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज +4e के बराबर होता है। ठीक है,
यानी कि इसके न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज है। ऑलराइट, ठीक है। दूसरे टाइप का जो चार्ज पार्टिकल है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और इसके बारे में आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज इज कैरीड बाय इलेक्ट्रॉन, कैरीड बाय इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो हम लोग -e से डिनोट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए ये स्मॉल ई लेटर यूज किया जाता है। -e यानी कि मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, बस नेचर अलग होगा, यानी कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर का नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पर है। आप चाहें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ध्यान रख सकते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और यहां से आपने ध्यान दिया होगा कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बहुत ज्यादा छोटा है मास ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। मतलब प्रोटॉन के सामने तो इलेक्ट्रॉन लगभग मासलेस ही होता है, ठीक। चलिए, ये वाली बात सही है। नेक्स्ट हम लोग इसी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में दूसरी बात करते हैं, क्या, सेकेंड पॉइंट, कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं, सिमिलर चार्जेस repel each other and opposite charges attracts। मेरे कहने का मतलब है, ये एक बॉडी है, इस पर कुछ पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, दूसरा कोई ऐसा बॉडी जिसके ऊपर अगेन पॉजिटिव नेचर का चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल रिपल्सिव फोर्स काम करता है। ये फोर्स अभी हम लोग आगे चल के कैलकुलेट भी कर लेंगे, मतलब इसका एक्सप्रेशन बना लेंगे। और यदि एक बॉडी पर चार्ज पॉजिटिव नेचर का है और दूसरी बॉडी पर चार्ज नेगेटिव नेचर का है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है और यहां पर फोर्स ऑफ रिपल्सन काम कर रहा है। समझ गए? ठीक है, चलिए तीसरी बात सुनिएगा। तो थर्ड इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थर्ड इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? देखिए, ये हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है। यदि मैं एक बार के लिए ऐसा बोलूं कि मान लीजिए, सिर्फ मान लीजिए बस एक बार के लिए, कि इस बॉडी पर 100 प्रोटॉन है और 100 इलेक्ट्रॉन है। हालांकि 100 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेंसलेस बात है, क्योंकि किसी छोटे से भी रीजन में किसी कंडक्टर के ऊपर मिलियंस एंड ट्रिलियंस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बस आपको समझ में आ जाए इसीलिए मैंने 100 मान रखा है। अभी मैं यदि बोलूं कि बॉडी के ऊपर नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप बोलेंगे चार्ज एक स्केलर टर्म है, नेट चार्ज निकालने के लिए स्केलर मैथमेटिकल एडिशन कर देता हूं तो नेट चार्ज है 0। तो किसी बॉडी के ऊपर यदि नेट चार्ज 0 हो तो ऐसी बॉडी को हम लोग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडीज बोलते हैं, ठीक। अब मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास एक ऐसा सुटेबल मैकेनिज्म है, एक जुगाड़ है, जिस जुगाड़ से मैं हर सेकंड एक एक इलेक्ट्रॉन बॉडी से निकाल देता हूं, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड्स पर बॉडी पर चार्ज कितना होगा? तो आप बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज का नंबर कितना हो जाएगा? 99e हो जाएगा। तो अब बताइएगा बॉडी पर नेट चार्ज कितना हो गया? तो आप बोलेंगे 1 प्रोटॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर क्या होगा? तो 2 सेकेंड्स पर प्रोटॉन का नंबर तो उतना ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर 98 हो जाएगा। तो बॉडी पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा? +2e। कुछ ध्यान दिया? अब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं कि मैं 0.25 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं और 0.75 इलेक्ट्रॉन छोड़ दूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक ऑलरेडी फंडामेंटल एंटिटी है ना, उसको थोड़ी तोड़ करके मतलब आधा इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे, आधा इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, ये तो संभव है नहीं। तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या हो रहा है कि t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर बॉडी पर चार्ज 1e है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर बॉडी पर चार्ज 2e है, t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स पर बॉडी पर चार्ज कितना होगा बताइए? 3e के बराबर होगा। 4 सेकंड पर 4e होगा, 5th सेकंड पर 5e होगा, nth सेकंड पर बॉडी पर कितना चार्ज होगा? तो n इंटू e होगा, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि बॉडी पर जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा 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 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, जो भी बोलना है बोल लीजिए, ठीक है। या ऐसा बोल लीजिए कि ये जो n है, दिस n बिलोंग्स टू इंटीजर। मेरे कहने का मतलब है n या तो 0 हो सकता है
या नहीं तो n आपका प्लस या -1 हो सकता है, या प्लस या -2 हो सकता है, प्लस या -3 हो सकता है, एंड सो ऑन। आ रही है बात समझ? प्लस माइनस इसलिए क्योंकि अभी मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था, यदि मैं इलेक्ट्रॉन डाल रहा होता तो क्या होता? यदि आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे होते तो ये 101 हो जाता, बॉडी पर चार्ज माइनस ही हो जाता, ये 102 हो जाता, बॉडी पर चार्ज -2 ही हो जाता, एंड सो ऑन। तो दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी विल ऑलवेज बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा कि नेट चार्ज मैं भी लिख देता हूं इधर कि नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन बॉडी will always be integral multiple of charge due to electron। ठीक है। अब ये जो मैंने इतना टाइम T1 T2 T3 इसलिए लिया था क्योंकि मैं आपसे कहने वाला हूं कि एक ग्राफ बना के बताइए जिसमें बॉडी पर y एक्सिस के अलोंग नेट चार्ज ले लीजिए और x एक्सिस के अलोंग टाइम ले लीजिए। प्लॉट करके बताइए कैसा दिखेगा ये ग्राफ। यदि आपका जवाब है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जवाब गलत है। क्यों गलत है? यदि आपने स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बनाया है तो मैं बोलूंगा t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड पर चार्ज 1.5 e होना चाहिए, पर वैसा तो कभी हुआ ही नहीं। समझ रहे हैं? वैसा तो कभी हुआ ही नहीं ना। तो जो क्वांटाइज्ड ग्राफ होता है, जो क्वांटाइज्ड ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, ऐसा। अरे बात समझ क्या कहना चाह रहा हूं कि जैसे ही टाइम 1 सेकेंड हुआ चार्ज की वैल्यू 1e हो गई, जैसे ही टाइम 2 सेकेंड हुआ चार्ज की वैल्यू 2e हो गई, जैसे ही टाइम 3 सेकेंड हुआ तो चार्ज की वैल्यू 3e हो गई, एंड सो ऑन। तो क्वांटाइज्ड ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये टाइम वाइम लिखा था इधर। चलिए, तो मेरे ख्याल में क्वांटाइजेशन वाली बात सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वांटाइजेशन के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी फोर्थ होगा ना, फोर्थ लिखिएगा कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हाँ, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से मेरे कहने का मतलब है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से मेरे कहने का मतलब है कि ये लेट से दो बॉडीज हैं, पहली बॉडी है ए, दूसरी बॉडी है बी। पहली बॉडी है ए, दूसरी बॉडी है बी। ए के ऊपर कुछ चार्ज है Q1 और बी के ऊपर कुछ चार्ज है Q2। ठीक है, ये ए और बी दो कंडक्टिंग बॉडीज हैं, कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर्स आर समथिंग जहां पे चार्ज का मोशन परमिटेड होता है, मतलब चार्जेस भाग सकते हैं कंडक्टर्स में। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया कि ए से बी को या तो टच करा दिया या एक दूसरा कंडक्टिंग वायर लिया और कंडक्टिंग वायर से ए और बी को ज्वाइन कर दिया। तो आपको पता होगा कि जो क्वांटिटीज होती है, जैसे यहां पर वो क्वांटिटी इलेक्ट्रिक चार्ज होने वाला है, उसका फ्लो हमेशा हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ नेचुरल फ्लो होता है ना। जैसे हीट का फ्लो हॉटर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ होता है, वैसे ही इन पर अलग अलग चार्जेस की वजह से अलग अलग एनर्जी लेवल होगा। ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, अभी एक बार के लिए बस आप ये समझ लीजिए कि जैसे आपने इन दोनों को टच कराया तो यहां पर फॉर सम रीजन चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब हो सकता है कि ए से बी में कुछ चार्ज चला जाए या बी से ए में कुछ चार्ज चला जाए। कितना चार्ज जाएगा, कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, सब हम लोग आगे 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 जैसे जैसे बढ़ेंगे तो डिटेल में देख लेंगे। अभी तो एक बार के लिए मान लीजिए कि यहां पर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो ए पर फाइनल चार्ज आ गया Q1 डैश और बी पर फाइनल चार्ज आ गया Q2 डैश। ठीक है, जब इतना चार्ज हुआ तो रीडिस्ट्रीब्यूशन फॉर सम रीजन बंद हो गया। तो यहां से ना तो कोई चार्ज बाहर गया, ना ही बाहर से कोई नया चार्ज अंदर आया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये Q1 प्लस Q2 मिलाकर Q1 डैश प्लस Q2 डैश के बराबर रहा होगा। इसी चीज को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज,
यानी किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ना तो नया चार्ज बनता है ना ही चार्ज डिस्ट्रॉय होता है। ठीक, तो इसी चीज को कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोल रहे हैं। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, within an isolated system, net electric charge remains constant. Net electric charge remain constant या conserve। ठीक है, हाँ भाई ठीक है, चलिए सही ना, समझ आ गई। कंजर्वेशन वाली बात समझ आ गई। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक तो नहीं है। हाँ चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंजर्वेशन के बाद। कौन सा प्रॉपर्टी होगा ये? फोर्थ, फिफ्थ, पॉइंट नंबर फिफ्थ। देखिए कि ऐसा लिखिएगा कि नेट चार्ज ऑन बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेरे कहने का मतलब है कि जैसे ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पर कुछ चार्ज है, लेट से प्लस क्यू, तो चाहे ये बॉडी रेस्ट पर हो या ये बॉडी मोशन में हो, इन दोनों सिचुएशन में बॉडी पर जो नेट चार्ज है वो क्यू के बराबर ही रहेगा। या फिर इसका उल्टा कि या तो आप खड़े होकर के बॉडी को देख रहे हैं तो फिर इस बॉडी पर चार्ज प्लस क्यू नजर आ रहा है, या आप बहुत हाई स्पीड से भाग रहे हैं तो भी बॉडी पर चार्ज क्यू ही रहेगा। यानी कि चार्ज का वेलोसिटी से या फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी से कोई भी लेना देना नहीं होता है। समझ रहे हैं? मास के साथ ऐसा नहीं होता है, मास के साथ ऐसा नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब है कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास अभी लेट से एम नॉट है। एम नॉट तब का मास है जब ये बॉडी रेस्ट पर है। जब ये बॉडी कहां है? रेस्ट पर है। यदि ये बॉडी जिसका मास शुरुआत में एम नॉट था, इसके पास बहुत हाई वेलोसिटी है, बहुत हाई से मेरे कहने का मतलब है जो डे टू डे लाइफ वाली वेलोसिटी है उससे बहुत ज्यादा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के आस पड़ोस की वेलोसिटी, तो इस सिचुएशन में इसका मास चेंज होने लगता है। और इस सिचुएशन में जो इसका मास है वो m इज इक्वल टू एम नॉट बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होता है। ठीक है तो वैसे ये बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, मैं जस्ट आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मास और चार्ज भले ही दोनों इंट्रिंसिक या इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन मास जो होता है वो फ्रेम डिपेंडेंट होता है और वेलोसिटी फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, इतनी जानकारी इसके बारे में काफ़ी है। ठीक, नेक्स्ट 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 सुनिएगा। नेक्स्ट एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है, उसको मैं ऐसे नोट पॉइंट बना के लिखवा देता हूँ। ठीक, या आप इसको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात क्या है वो सुनिएगा। बात ये है कि जैसे ये हमारे पास कोई एक बॉडी है और इसके पास कुछ चार्ज है Q, और ये बॉडी अभी रेस्ट पर रखा हुआ है। ये जो बॉडी है वो रेस्ट पे रखा हुआ है। तो जब तक ये बॉडी रेस्ट पे रखा हुआ है तो ये अपने आस पड़ोस में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट ही क्रिएट करेगा, और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट ही एक्सपीरियंस भी करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट से मेरे कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरे कहने का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो ये अपने आस पड़ोस में सिर्फ एक टाइप की फील्ड बनाएगा जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, और बाहर से लेट से दो टाइप की फील्ड आ रही है। बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रहा है और एक मैग्नेटिक फील्ड भी आ रहा है। तो जब तक ये बॉडी रेस्ट पर है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड को रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रेस्पॉन्ड करेगा। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये चीज आसान हो जाएगा। दूसरा पॉइंट सुनिएगा, उसके बाद ही लिखवाता हूं कि ये बॉडी है, अभी ये बॉडी किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। मतलब वेलोसिटी कैसी है? तो वेलोसिटी कांस्टेंट। जैसे ही उसी चार्ज पार्टिकल को, मतलब उसी बॉडी को आपने कांस्टेंट वेलोसिटी दिया,
कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना स्टार्ट किया, तो अब क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाता ही रहेगा, क्योंकि चार्ज का वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, चार्ज तो इसके पास पहले भी था अब भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी बनाएगा। और अब ये एक और नए टाइप की फील्ड बनाने लग जाएगा जिसका नाम आपको पता है, बचपन में खेला भी है, इसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो समरी समझ में आ रही है? समरी ये है कि चाहे वो मैग्नेटिक इफेक्ट हो या इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, दोनों के पीछे रिस्पॉन्सिबल रीजन चार्ज है। चार्ज जब तक रेस्ट पे था तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था, जैसे ही मोशन में आया, कैसा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया, तो अब इसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी ये क्रिएट करने लग गया। इतना ही नहीं, बाहर से आने वाली दोनों टाइप की फील्ड कौन सी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो अब ये दोनों टाइप की फील्ड को रिस्पॉन्ड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रिस्पॉन्ड करेगा और मैग्नेटिक फील्ड को भी रिस्पॉन्ड करेगा। समझ गए? तीसरी और आखिरी बात कि ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल है, लेट से ये चार्ज पार्टिकल एक एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्या परफॉर्म कर रहा है? एक्सेलरेटेड मोशन। तो अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा क्या? बिल्कुल बनता रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड बनेगा क्या? यस, बनता रहेगा। अब जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल एक एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म करना स्टार्ट करता है, तो ये अपने अंदर से एक रेडिएशन थ्रो करने लगता है, एक वेव थ्रो करने लगता है, जिस वेव का नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसी को शॉर्ट में हम लोग EMW बोलते हैं। और इस EMW की डिटेल में आपको पढ़ाई भी करनी है, NCERT चैप्टर नंबर 8 या 9 यही है ये, ठीक, 8th यही है, शायद 8th है, हाँ ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में एक आधा सवाल आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, जेई मेन का कोई सा भी शिफ्ट हो, एक सवाल तो यहाँ से आता ही आता है, नीट में भी हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो छोटा सा ही चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक, चैप्टर के नाम मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं वो यही है आपका इलेक्ट्रो डायनामिक्स, आप इसको बोल लीजिए। तो यही समरी है, ठीक है। इसी चीज को अभी से लेकर के अगले 2-3 महीने तक आपको डिटेल में पढ़ते रहना है। समझ रहे हैं? मतलब कभी चार्ज रेस्ट पे होगा, कभी मोशन में होगा, तो रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, मोशन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अलग से सेपरेटली बात करेंगे। ठीक है, आगे की चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा हमें कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ना है। कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बहुत इन डेप्थ अभी नहीं पढ़ना है, कंडक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। अभी बस एक एलिमेंट्री आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। क्या? एक एलिमेंट्री आइडिया। तो एक साइड मैं बात करने जा रहा हूं कंडक्टर्स के बारे में और दूसरी तरफ इंसुलेटर्स के बारे में, ठीक है। देखिए, तो जैसे ये कंडक्टर के किसी एटम का ये न्यूक्लियस है और इसके अबाउट डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। ये सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ये दिस इज आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पड़ा हुआ जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस से कोई खासा इंटरेक्शन नहीं होता है। दोनों के बीच काम करने वाला फोर्स कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफी वीकर साइड का होता है, जो इंटरेक्शन होता है वो काफी वीक होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अबाउट घूमना छोड़ देता है। तो घूमना छोड़ दिया तो इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग नाम दे देते हैं दिस इज अनबाउंड, या नहीं तो फ्री इलेक्ट्रॉन। अनबाउंड या नहीं तो फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि कंडक्टर्स में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन था उसने न्यूक्लियस के अबाउट घूमना छोड़ दिया है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री या अनबाउंड इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, ये आपको पता ही है। तो कंडक्टर के अंदर ऐसे ही अनबाउंड या फ्री इलेक्ट्रॉन की भरमार होती है, मतलब मिलियंस एंड ट्रिलियंस में ऐसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कंडक्टर के अंदर रैंडमली इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। यही फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस कंडक्टर में चार्ज को, करंट को या नहीं तो हीट को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाने के लिए, ठीक। लेकिन इंसुलेटर में क्या होता है? तो इंसुलेटर में ऐसी कोई बात नहीं होती है। मतलब इंसुलेटर में जो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट का भी इलेक्ट्रॉन है,
तो न्यूक्लियस इसको बिल्कुल टाइटली पकड़ कर रखता है और यहाँ काम करने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिग्निफिकेंट होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच इस इलेक्ट्रॉन की जिम्मेदारी फिक्स होती है, ये न्यूक्लियस से आजाद नहीं हो सकता है। तो इसे हम लोग कहते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ? तो यहां पे यदि फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो यहां पे ट्रांसफर ऑफ चार्ज, करंट या हीट नहीं हो सकता है। ओके, आई बात समझ? ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा था कंडक्टर में, पहली बात कि लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, large number of free electrons are there which transfers charge या करंट और हीट। ठीक है, और इसमें पहली बात कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज, करंट और हीट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इज नॉट पॉसिबल क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंडेड। चलिए अगली बात, दूसरी बात यह है कि ये जैसे हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, तो कंडक्टर इज समथिंग जहां पे चार्जेस भाग सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, आपने ये किया कि इस कंडक्टर के ऊपर कुछ चार्ज डिपॉजिट किया। चार्ज डिपॉजिट किया से मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इलेक्ट्रॉन्स आपने इस कंडक्टर के ऊपर डाल दिया। ठीक है, तो अब ये जो कंडक्टर के ऊपर डाले हुए जो चार्जेस हैं, ये चार्जेस आपने कहां डाले? तो आपने चार्जेस कंडक्टर के बल्क में डाला है। कहां? बल्क में। तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, क्योंकि सिमिलर नेचर के सारे चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन है, और सारे चार्जेस एक दूसरे को कब तक रिपेल करेंगे? जब तक एक दूसरे से दूर ना चले जाए। तो दूर से दूर जाने के चक्कर में वो क्या करेंगे? तो दूर से दूर जाने के चक्कर में ये सारे चार्जेस आपको इस कंडक्टर के आउटर सरफेस पर दिखाई देने लगेंगे। जैसे इस कमरे में हम लोग 6-7 लोग हैं, सबको एक दूसरे से दूर जाना है, तो कहां चले जाएंगे? आउटर, मतलब बिल्कुल ये कॉर्नर वाली साइड पे ही जमा हो जाएंगे ना। तो कुछ वैसा ही मामला इस कंडक्टर के अंदर है। यानी समरी ये है कि कंडक्टर के पास यदि कुछ नेट चार्ज है तो वो नेट चार्ज हमेशा कंडक्टर के आउटर सरफेस पर दिखाई देगा। सरफेस नहीं, आउटर सरफेस। सरफेस तो हो सकता है अंदर एक कैविटी भी हो, तो कैविटी वाला भी सरफेस होगा, वहां पे भी नहीं, बिल्कुल आउटर सरफेस पर। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? दूसरा पॉइंट मैं इधर लिख रहा हूं, यहां पे कि चार्ज विल ऑलवेज reside on the outer surface of conductor on the outer surface of the conductor। ठीक है, लेकिन इंसुलेटर में ऐसा कुछ नहीं होगा। इंसुलेटर में ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे कहने का मतलब है कि ये यदि इंसुलेटर है, आपने इसके बल्क में कुछ चार्ज छोड़ दिया। कहां? बल्क में, यानी इसके वॉल्यूम में। तो जहां चार्ज आप छोड़कर आए हैं, निश्चिंत रहिए, चार्ज वहीं पर रहेगा। चार्ज वहीं पर रहेगा, यानी कि चार्ज या चार्जेस कैन reside in the bulk of insulator। ये ठीक है, चार्जेस कैन रिसाइड इन द बल्क ऑफ इंसुलेटर। सिंपल। अच्छा, इसमें मैं एक बात और कर देता हूं कि यहां पर अभी तक आपने नोटिस किया होगा, मैं हर बार जो चीज बोल रहा हूं वो ये बोल रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे या इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल निकाल लेंगे या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डाल लेंगे। क्यों? क्योंकि पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, आप चाहें तो इसे नोट बनाकर लिख भी सकते हैं कि पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, मतलब पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, जो मोबाइल चीज होगी ना, मतलब जो चीज भागेगी
वो इलेक्ट्रॉन ही होगा, इलेक्ट्रॉन का ही मोशन होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहाँ है, वो तो न्यूक्लियस के अंदर है। तो वैसा थोड़ी होगी न्यूक्लियस टूटेगा फटेगा फिर वहां से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बाहर आएंगे फिर वो भागेंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल चार्ज इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। हाँ, मैं यदि कभी बोलूं ऐसा कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो इधर गया है, यदि मैं कभी ऐसा बोल दूं कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो इधर गया है, तो दैट इक्विवेलेंटली मीन कि कोई एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इधर आया है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि ये कोई एक बॉडी है, ठीक है, ये क्या है, एक बॉडी है। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि इस बॉडी के ऊपर जो है ना, इस बॉडी के ऊपर कुछ प्लस क्यू अमाउंट का चार्ज है। मैं बोलने के लिए एक बार के लिए बोल दूंगा कि इसके ऊपर मैंने कुछ पॉजिटिव चार्ज डाला है, पर लिटरली या टेक्निकली उसका मतलब होगा कि मैंने बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाला है। आ रही है बात समझ? इलेक्ट्रॉन निकालना या पॉजिटिव चार्ज डालना एक ही चीज है। आ रही है बात समझ? ठीक है। सिमिलरली यदि मैं ऐसा बोल रहा हूं कि इस बॉडी के ऊपर, ये जो बॉडी, मतलब मेन तो मुद्दे की बात तो यही थी कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यदि मैं डाल रहा हूं तो दैट टेक्निकली मींस क्या, कि हम लोगों ने इसके ऊपर से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकाल लिया है। ठीक है, आई होप ये वाली बात सही है, समझ गए? चलिए तो जो इतनी देर से हम लोग चार्ज कर रहे हैं, तो अब हम लोग बात करते हैं कि किसी बॉडी को किस तरीके से हम लोग चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी में सबसे पहली बात है रबिंग या फ्रिक्शन। रबिंग या फ्रिक्शन, रबिंग या फ्रिक्शन में क्या होगा, तो ये हमारे पास दो बॉडीज, दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी, ठीक है। ए और बी को दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेकर आए और फिर हम लोगों ने रब करना स्टार्ट किया। तो जब आप रब करना स्टार्ट करेंगे तो कांटेक्ट सरफेस पर जनरेट होगा हीट, कांटेक्ट सरफेस पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन के अगेंस्ट में वर्क करेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में किया जाने वाला वर्क हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो यहां पे कन्वर्ट हो गया क्या, यहां पे जनरेट हो गया क्या, हीट। अब जो हीट जनरेटेड है, तो उसी जनरेटेड हीट की वजह से हो सकता है कि ए से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलें और बी में चले जाएं, या ऐसा भी हो सकता है कि बी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलें और ए में चले आएं। ये डिपेंड करेगा कि किस बॉडी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। जिस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहने का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से लगाओ, ठीक है। जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो जाएगा। यहां से आपको दो बातें समझना है, एक तो यह है कि बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, ओके। उसी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग आगे चल के मॉडर्न फिजिक्स में भी डिस्कस करेंगे, वर्क फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, ये फिर से आएगा। अभी तो बस ऐसा समझिए कि हीट जनरेट हुआ, लेट से कि ए की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम थी, ए की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम थी, तो ए से कुछ इलेक्ट्रॉन निकला और कहां चला गया, बी में चला गया। ए से कुछ इलेक्ट्रॉन निकला और कहां चला गया, बी में चला गया। तो बताइएगा कि ए के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा और बी के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा उसको हम लोग बोलेंगे कि इट हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां से इलेक्ट्रॉन गया है उसके पास पॉजिटिव नेचर का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। मैं यहां पर चार्ज के मैग्नीट्यूड के बारे में अभी फिलहाल कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यदि सारे के सारे चार्जेस, जैसे ए से निकलने वाले सारे इलेक्ट्रॉन बी में पहुंच गए, तो जितना बी के पास नेगेटिव होगा उतना ही ए के पास पॉजिटिव होगा। यदि कुछ चार्ज इधर उधर भटक गए तो चार्जेस जो है, जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वो अनइक्वल अमाउंट का होगा, ठीक है। तो बस रबिंग या फ्रिक्शन में आपको क्या ध्यान रखना है, लिखिएगा ऐसा कि ड्यू टू रबिंग heat is generated at contact surface and body having low electron affinity
टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन। समझ गए? चलिए ठीक है, ये तो पहला मेथड है। कुछ और मेथड्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो मेथड नंबर 2 इज, पहले कंडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। कंडक्शन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके कॉन्सेप्ट आगे चल के फोर्स की कैलकुलेशन वगैरह में यूज होंगे। तो कंडक्शन क्या है, देखिए कंडक्शन ऐसा है, कंडक्शन ऐसा है कि जैसे ये एक बॉडी है, ये एक कंडक्टर है और ये एक दूसरा कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर नंबर 1 पर कुछ चार्ज है Q, और कंडक्टर नंबर, जैसे इसका नाम मैं निकाल देता हूँ A, इसका नाम निकाल देता हूँ B। कंडक्टर नंबर B पर कोई नेट चार्ज नहीं है, नेट चार्ज नहीं है मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो हैं पर बराबर अमाउंट में होंगे, एज ए रिजल्ट ऑफ विच नेट चार्ज 0 बोल रहा हूँ। फिर मैंने क्या किया कि एक कंडक्टिंग वायर लिया और कंडक्टिंग वायर से A और B को टच करा दिया। ये कैसा वायर है? ये एक कंडक्टिंग वायर है। या तो कंडक्टिंग वायर से आप A और B को टच करा दीजिए या नहीं तो B को A से टच करा दीजिए, दोनों चीज सेम है, दोनों चीज सेम। ओके तो अब जैसे ही आप A और B को ज्वाइन कराते हैं, A और B को टच कराते हैं, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जैसे अभी आपने कंडक्टर की प्रॉपर्टी तो समझ ही ली कि A भी कंडक्टर था, B भी कंडक्टर था, तो यहां पर जो चार्जेस हैं वो चार्जेस एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं। तो अब A के सरफेस पर पड़े हुए सारे चार्जेस किस तलाश में हैं? दूर से दूर भागने के। तो अब जैसे ही आपने A को B से ज्वाइन किया तो इन चार्जेस को एक मौका दे दिया और दूर से दूर जाने का। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा? तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये A है, ये B है, तो A पर भी फाइनली थोड़े बहुत चार्जेस नजर आएंगे और B पर भी फाइनली थोड़े बहुत चार्जेस नजर आएंगे, ठीक है। इसी को हम लोग आगे चल के एनर्जी वगैरह से भी समझेंगे कि इसके पास अपनी कुछ एनर्जी होगी, इसके पास अपनी कुछ एनर्जी होगी, उस एनर्जी का नाम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज पार्टिकल का फ्लो होगा। तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों एक कॉमन इक्विलिब्रियम एनर्जी लेवल ना अटेन कर लें, ठीक। तो बॉडी बी के पास शुरुआत में कितना चार्ज था? 0। बाद में कितना चार्ज है? कुछ तो चार्ज है। तो कहां से आया चार्ज? तो ये जिस मेथड के थ्रू चार्ज आया उसी मेथड को हम लोग चार्जिंग बाई कंडक्शन बोलेंगे, यानी कि एक कंडक्टिंग बॉडी को दूसरी कंडक्टिंग बॉडी से आपने टच कराया है। सिंपल सिंपल। आपको इसमें ध्यान क्या रखना है? आपको इसमें ध्यान, अब जैसे होगा क्या कि यदि A और B बिल्कुल आइडेंटिकल है, ठीक है, दोनों यदि आइडेंटिकल है यानी इसका भी रेडियस R है, इसका भी रेडियस R है, तो जो फाइनल चार्ज होगा ना वो बराबर बराबर होगा। ओके फाइनल चार्ज इस पर भी कितना होगा? Q/2 होगा, इस पर भी Q/2 होगा। तो आप तो ज्यादा कुछ पंचायत मत लिखिए, बस ऐसा लिखिएगा कि इफ बोथ द बॉडीज आर आइडेंटिकल, if both the bodies are identical, then final charge will be distributed equally. Final charge will be distributed equally. ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है, फिर से देखिएगा, लेट से कोई तीसरा चार्ज, कोई तीसरी बॉडी और है C और इसका भी रेडियस R है, मतलब A, B और C तीनों आइडेंटिकल है, A, B और C तीनों आइडेंटिकल है। लेट से कि C पर शुरुआत में चार्ज था -3Q/4। C पर कितना चार्ज था? -3Q/4। आपने क्या किया? तो आपने अब ये वाला कनेक्शन रिलीज कर दिया, A और B वाला, और अब आप B और C को ज्वाइन करा देते हैं। अब बताइए कि फाइनली B और C पर कितना कितना चार्ज होगा? आइडेंटिकल है। तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि शुरुआत में टोटल इनिशियल चार्ज कितना है, तो टोटल इनिशियल चार्ज है Q/2 प्लस -3Q/4, यही है ना टोटल इनिशियल टच कराने के पहले। तो कितना हो गया? ये हो गया 4, ये हो गया 2Q, ये हो गया -3Q, यानी कि कितना है? -Q/4 है ना, ये टोटल इनिशियल चार्ज है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको आधा चार्ज B को दे देना है, आधा चार्ज C को दे देना है। यानी B के पास कितना चार्ज होगा? -Q/8 होगा, C के पास कितना चार्ज होगा?
-q/8 होगा। यही है कंडक्शन, ठीक है। मतलब इसी चीज का यूज कराया जाएगा आपसे कि यदि बॉडीज जिसको आपने ज्वाइन कराया है वो आइडेंटिकल है तो टोटल इनिशियल चार्ज विल बी सेम एज टोटल इनिशियल चार्ज आधा आधा डिवाइड कर देना है। समझ गए? कोई डाउट है तो बताइए। चलिए नेक्स्ट तीसरा देखिएगा मेथड। थर्ड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। थर्ड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है? तो ये हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, और ये कंडक्टर लेट से शुरुआत में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मतलब शुरुआत में कोई नेट चार्ज इसके पास नहीं है, ओके। अब इस कंडक्टर के आस पड़ोस में हम लोग एक चार्ज पार्टिकल लेकर आते हैं। लेट से ये जो चार्ज पार्टिकल लेकर आए हैं वो प्लस क्यू है। तो ये प्लस क्यू क्या करेगा? तो ये कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को खींचना स्टार्ट करेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस काम करते हैं। तो प्लस क्यू ने क्या किया कि इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को खींच खींच कर एक साइड पर जमा कर दिया। यदि एक साइड पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है तो दूसरी साइड पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यानी कि पॉजिटिव चार्जेस आकर जमा हो जाएंगे। आई बात समझ? तो ये बेसिकली यहां पर हुआ क्या? यही फिनोमेना इंडक्शन है। ये जो फिनोमेना है, इंडक्शन लिटरली कहने का मतलब होता है विदाउट मेकिंग फिजिकल टच। इंडक्शन मतलब दूर से इंपैक्ट बनाना, ठीक है। तो यही फिनोमेना इंडक्शन है। मेरे कहने का मतलब है कि किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज का ओरिएंटेशन है, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्फ़िगरेशन है, वो बदल जाता है। कब? जब उसके आस पड़ोस में कोई एक चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी लेकर आया जाता है, ठीक है। आ रही है बात समझ? अभी ऐसा नहीं हुआ है कि ये जो कंडक्टर है वो चार्ज हो गया है, बस वहां पर चार्जेस सेपरेट हुए हैं। वहां पर क्या हुआ है? चार्जेस सेपरेट हुए हैं। ये जो नेगेटिव चार्जेस आकर इधर जमा हुए हैं या ये जो पॉजिटिव चार्जेस आकर जमा हुए हैं, इसे हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। क्या नाम निकाल रहे हैं इसका? इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है। मैं अगेन अभी के लिए कोई मैग्नीट्यूड के बारे में कमेंट नहीं कर रहा हूं। हाँ, मैग्नीट्यूड इन दोनों के बारे में कमेंट कर सकता हूं कि यहां पर यदि चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा बी है तो यहां पर चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा बी होगा, पॉजिटिव। सिग्मा बी कहने का मतलब बाउंड चार्ज या इंड्यूस चार्ज। इंड्यूस चार्ज या इसी को बाउंड चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आई? अब एक बात और सुनिएगा कि ये पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को खींचेगा अपनी तरफ बाय सम फोर्स F1, और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा बाय सम फोर्स F2। वैसे फोर्स का कोई फॉर्मूला तो अभी नहीं पढ़ा है, बचपन में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। बताइए, F1 बड़ा होगा कि F2 बड़ा होगा? F1 बड़ा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के क्लोजर है। तो कुछ नोटिस हुआ कि एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लगा रही है। इस पर नेट फोर्स किधर होगा? इधर होगा। आई बात समझ? यानी एक तो बात थी सही कि दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या दो नेगेटिव, उनके बीच में फोर्स काम करता है। एक पॉजिटिव और एक न्यूट्रल बॉडी या एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल बॉडी, यानी कि एक चार्ज और एक न्यूट्रल बॉडीज के बीच में भी फोर्स काम करता है, ऐसा। ओके ओके, तो इस पर क्या है? इस पर नेट फोर्स इधर की तरफ है। ये तो एक बात हुई। अभी बॉडी हमारा चार्ज नहीं हुआ है। इस बॉडी को चार्ज करने के लिए अब बहुत सारे तरीके हैं, कुछ भी कर लीजिए। या तो यहां से एक वायर निकालिए और उस वायर को अर्थ से कनेक्ट कर दीजिए। किससे कनेक्ट कर दीजिए? अर्थ से। ये जो साइन मैं बना रहा हूं, ये जो सिंबल मैं बना रहा हूं, ये ग्राउंडिंग का सिंबल होता है। किसका? ग्राउंडिंग या अर्थिंग का, ठीक है। ग्राउंड क्या है? तो ग्राउंड एक्ट करता है एज अ सोर्स ऑफ इनफाइनाइटली लार्ज सिंक। मतलब ग्राउंड में आपको जितना भी चार्ज डालना है डाल दीजिए, जितना भी चार्ज निकालना है निकाल लीजिए। ग्राउंड का एनर्जी लेवल हमेशा जीरो कंसीडर किया जाता है। एनर्जी लेवल के लिए ज्यादा एक्यूरेट टर्म पोटेंशियल होता है। वो पोटेंशियल हम लोग अगले चैप्टर में डिफाइन करेंगे। अभी के लिए तो आप बस ये समझ लीजिए कि जैसे ही आपने इसको ग्राउंड से कनेक्ट किया तो ग्राउंड से आप जितना इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें निकाल सकते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन डालना चाहें डाल सकते हैं।
तो क्या होगा कि ग्राउंड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इलेक्ट्रॉन्स आकर के इस साइड वाली चीज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ओके, या आप ऐसा भी बोल सकते थे कि ये पॉजिटिव चार्जेस भागकर ग्राउंड में चले गए, ये पॉजिटिव चार्जेस भागकर कहां चले गए, ग्राउंड में चले गए। तो क्या हुआ कि ये जो बॉडी थी, अच्छा इस पूरे प्रोसेस के दौरान इसको यहां पे फिक्स कर रखा है, इसको हटाया नहीं है, दिस इज फिक्स्ड। ओके, तो जब ये सारे चार्जेस भाग गए या इलेक्ट्रॉन आ गए इधर, तब आप इसको हटा लीजिए, तब आप इसको हटा लीजिए। तो इस बॉडी के ऊपर आपको क्या दिखाई देगा, इस बॉडी के ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ही दिखाई देगा। तो इस तरीके से जो न्यूट्रल बॉडी थी उसको हम लोगों ने चार्ज कर दिया। यदि आपको ये ग्राउंडिंग वाली बात नहीं पसंद आ रही है तो कोई बात नहीं, इसको चार्ज करने का हमारे पास एक दूसरा मेथड और भी था। देखिएगा कि ये जो बॉडी थी ना, इसके ऊपर इधर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल था, ऑलराइट, बस एक दूसरा कंडक्टर लेकर आइए, इस कंडक्टर को इससे टच करा दीजिए। तो ये सारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से दूर भागना चाह रहे हैं। आपने इन चार्ज पार्टिकल को दूर से दूर भागने के लिए एक दूसरा बड़ा सरफेस दे दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भाग करके इसके पास आ जाएंगे। अच्छा, अभी सारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भागकर इसके पास क्यों आ जाएंगे, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बैठा हुआ है। ठीक है, अरे ये उल्टा बोल गया क्या मैं, सॉरी, इधर पॉजिटिव था, माय बैड, इधर क्या था, पॉजिटिव था। तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भाग करके इधर आ जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव इन पॉजिटिव को रिपेल कर रहा था, तो रिपेल करके इसके पास आ गए। ठीक है, तो फिर से क्या हो गया, तो फिर से ये हो गया कि इस बॉडी के ऊपर जो है वो नेगेटिव नेचर का चार्ज रह गया। तो दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। हाँ ठीक है, आई बात समझ, ठीक है। तो कंडक्शन, सॉरी कंडक्शन नहीं, इंडक्शन फिनोमेना क्या है, वो फिनोमेना एक बार के लिए लिख लीजिएगा। ठीक है, इंडक्शन फिनोमेना को एक बार के लिए लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं इधर इरेज करके लिख रहा हूं। इंडक्शन फिनोमेना क्या है कि कन्फिग्रेशन of charge on a conductor gets changed due to presence of other charge around it, due to presence of other charge around it. इसके अलावा बॉडी को चार्ज करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स और भी हैं, लेकिन वो जो मेथड हैं वो प्रीडोमिनेंटली हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में यूज करते हैं, जैसे चार्जिंग बाई हीटिंग हो गया। मतलब हमें किसी तरीके से बॉडी से इलेक्ट्रॉन ही तो बाहर निकालना है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये एक बॉडी है, इसको जस्ट सिंपल आप हीटअप करना स्टार्ट कीजिए। तो ये जब आप हीटअप करना स्टार्ट करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन की थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, थर्मल एनर्जी बढ़ते 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 कभी ना कभी इतनी बढ़ जाएगी कि वो इस बॉडी को छोड़कर बाहर चला जाएगा। बाहर आए हुए इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग थर्मो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और ये जो मेथड ऑफ एमिशन है इसे थर्माइनिक एमिशन बोलते हैं। ठीक, या हम लोग ऐसा भी करते हैं कि ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के ऊपर हम लोग कोई एक सोर्स है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सोर्स है। ये एक ऐसा सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है या वेवलेंथ बहुत छोटा है, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, E इज इक्वल टू hc/λ होता है ना। तो लैम्डा जितना छोटा होगा एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो ये एक ऐसा सोर्स है जिससे लाइट रेडिएशन आ रहा है, और वही लाइट रेडिएशन किसको मिलेगा, मतलब वो एनर्जी किसको मिलेगी, तो इस सरफेस के अंदर बैठे इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कभी ना कभी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो इस मेटालिक सरफेस को छोड़कर बाहर आ जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोलते हैं। बाहर आए हुए इस इलेक्ट्रॉन का नाम फोटो इलेक्ट्रॉन होता है। ये हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर में जो है वही यही 2-3 मेथड आपके लिए ज्यादा काम का है, जो 3 मेथड मैंने आपको बताया है।